तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन और इसका सिलेबस ये है। फर्स्ट टॉपिक है हैमिल्टोनियन एंड इंटरैक्शन टर्म इन द सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर एब्जॉर्प्शन एंड इंड्यूस्ड इमिशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, forbidden transition, spontaneous and stimulated emission, Planck's distribution formula, line width selection rule, polarization of emitted radiation। और इसके बाद दूसरा पार्ट इसमें है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और उससे रिलेटेड पार्ट। तो पहले सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन को हम लोग कवर करें। देखते हैं इसमें कितना कोशिश करते हैं 24 स्लाइड्स तक कवर करने का। बुक्स पिछली बार की तरह से सेम बुक्स यहाँ पर रेफर कर रहे हैं, एलाइशी क्वांटम मैकेनिक्स, नॉर्डिंग जेटली एंड वीके थैंकार्टन। Let's come to the topic, which is semi-classical theory of radiation. In the semi-classical theory, radiation theory or theory of radiation, atoms of the material particles are treated quantum mechanically. जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं उनके एटम्स को क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ट्रीट करेंगे, लेकिन जो रेडिएशन फील्ड है, रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसको जिसके मतलब वो रेडिएशन को क्लासिकली ट्रीट करते हैं और इसीलिए इसका नाम है सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ विच these atoms means atoms of the material particles interact is treated classically, and that's why this is called a semi-classical radiation theory or theory of radiation. नाम क्लियर है, नाम का मीनिंग, क्योंकि इसमें मटेरियल पार्टिकल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में इंटरैक्शंस को स्टडी करेंगे। अब दो चीज़ यहाँ पर हो गया सिस्टम में, एटम्स ऑफ मटेरियल पार्टिकल, दूसरा रेडिएशन जिसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है एटम्स। एटम्स को ट्रीट क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम पार्टिकल जैसे एटम को ट्रीट करेंगे, रेडिएशन को क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार यानी कि क्लासिकली उसको ट्रीट करेंगे, और इसलिए इस पूरे टॉपिक का नाम है, जिसमें कि इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद एटम्स पढ़ेंगे, उसका सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन नाम। द इंटरैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स and the radiation field correspond to interaction terms in the Hamiltonian, which are treated by time-dependent perturbation theory. जो भी इंटरैक्शन होगा पार्टिकल का और रेडिएशन फील्ड का, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हैमिल्टोनियन है उसमें इंटरैक्शन टर्म हम इंक्लूड करेंगे और हैमिल्टोनियन को टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के अनुसार ट्रीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। Semi-classical radiation theory describes absorption and induced emission, but is insufficient to describe spontaneous emission of radiation. Emission of radiation कुछ लोग familiar होंगे कि दो तरह का होता है, spontaneous and induced। तो spontaneous emission को ये semi-classical theory of radiation नहीं एक्सप्लेन करता है, और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसको कि दूसरा पार्ट जो मैंने कहा अभी कि सिलेबस के समय कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें स्टडी किया जाता है या वो डिस्क्राइब करता है स्पॉन्टेनियस इमिशन को। सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन ये केवल इंड्यूस्ड इमिशन और एब्जॉर्प्शन इसको डिस्क्राइब करता है। द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पॉन्टेनियस इमिशन। आई थिंक ये नया टॉपिक है और ये पहला स्लाइड, कुछ दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ें। किसी कुछ पूछना है इस स्लाइड से? नो सर। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने यहाँ पर देखा था कि इंटरैक्शन ऑफ पार्टिकल बिटवीन पार्टिकल एंड रेडिएशन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक जो इंटरैक्शन टर्म होगा उसको हैमिल्टोनियन में हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो बिफोर इंटरैक्शन जो हैमिल्टोनियन है उसको H0 से डिनोट कर रहे हैं, और इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी P²/2m एंड पोटेंशियल एनर्जी V। Hamiltonian of the atomic electron. For simplicity, one electron having mass m, charge E and spin s
इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल परटर्बेशन। परटर्बेशन का काम करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसके एब्सेंस में जो हैमिल्टोनियन होगा, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, उसको H नॉट से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब रेडिएशन को अगर हम इंटरेक्शन को मतलब इंटरेक्ट करने दें एटम्स के साथ है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ में, तो when the electromagnetic radiation having vector potential A, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल ए और फाई, इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेक्टर पोटेंशियल को कैपिटल ए से डिनोट करें और स्केलर पोटेंशियल को फाई से डिनोट करें, तो इसको हम अप्लाई कर रहे हैं ऑन द एटम। तो देन ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मोमेंटम P एंड पोटेंशियल एनर्जी V, दे गेट मॉडिफाइड। P मॉडिफाइड होकर के इसका फॉर्म हो जाता है P माइनस ई ए अपॉन सी। यहाँ P और कैपिटल ए वेक्टर है, बोल्ड लेटर्स में इसको लिखा गया है, एंड V that gets modified to V plus E into phi, charge on electron multiplied by scalar potential phi। वेक्टर A, वेक्टर पोटेंशियल A एंड स्केलर पोटेंशियल phi, ये दोनों ही पोजीशन वेक्टर और टाइम का फंक्शन होता है। The magnetic field B and electric field E, they are related to vector potential A and scalar potential phi by the relation B equal to curl of A and E is equal to negative potential gradient minus 1 upon C del A upon del T, that is time rate of change in vector potential। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पोटेंशियल के कर्ल से मिलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर पोटेंशियल के ग्रेडियंट और वेक्टर पोटेंशियल का टाइम डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन सी, और ये दोनों यहाँ पर दो जगह पर माइनस साइन है। ये रिलेशन है जिससे कि बी और ई ए और फाई से रिलेटेड है। अब हम यहाँ पर इंटरैक्शन के कारण एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ जो इंटरैक्शन है, उसके इंटरैक्शन के कारण जो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन देखें, तो P की जगह पर हमें P माइनस ई ए अपॉन सी लिखना पड़ेगा और V की जगह पर V प्लस ई फाई लिखना पड़ेगा। और अगर स्पिन को कंसीडर कर रहे हैं तो एक ये फोर्थ टर्म ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 1/2m P स्क्वायर है, 1/2m P माइनस ई ए अपॉन सी का स्क्वायर हो गया। V की जगह पर V प्लस ई फाई, तो दिस प्लस ई फाई, और ये टर्म है लास्ट टर्म जो कि यहाँ पर नहीं था, ये स्पिन के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरैक्शन टर्म है। अगर हम स्पिनलेस पार्टिकल ले रहे हैं तो वहाँ पर ये टर्म नहीं लिखने की जरूरत है, लेकिन या फिर स्पिन को हम इग्नोर कर रहे हैं तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है। We have assumed that only one atomic electron is involved in the interaction and the nucleus is infinitely large, ये assume किया गया है। तो anybody from this slide, any question? कुछ पूछना इस स्लाइड से है किसी को? No, sir. ये डायग्राम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप सभी पढ़ चुके हैं, क्लास 12 से ही पढ़ रहे होंगे कि परपेंडिकुलर प्लेन्स में ओसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, और जो ये वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन यानी वेलोसिटी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मीन्स कि अगर एक्स एक्सिस की ओर ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को अगर लिखें साइनसॉइडली ओसिलेटिंग, इस तरह से डिस्क्राइब करें, और जेड एक्सिस की ओर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, पॉजिटिव और जेड एक्सिस ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का साइनसॉइडल साइन फंक्शन है, साइनसॉइडली ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो वाई एक्सिस की ओर वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर सी इधर को रहेगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। नाउ आवर हैमिल्टोनियन टर्म, जैसा कि पिछले ये में था, स्लाइड में था, ये P माइनस ई का स्क्वायर है, इसको हम एक्सपेंड करके लिखें तो हमारा हैमिल्टोनियन हो जाएगा P स्क्वायर बाई 2m माइनस ई अपॉन 2mc P डॉट ए प्लस ए डॉट टी।
ई स्क्वायर अपॉन 2 mc स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस v प्लस E5, ये तीन टर्म एज इट इज रख लिए गए हैं, और 1/2m और p माइनस ई ए बाई सी को दो बार हम मल्टीप्लाई करें तो एक में पी स्क्वायर हो जाएगा, एक में ए स्क्वायर हो जाएगा, एक में दोनों का प्रोडक्ट रहेगा, ए स्क्वायर वाला टर्म और ये टर्म और दोनों का प्रोडक्ट पी डॉट ए और ए डॉट टी वाला टर्म। ऑपरेटिंग पी डॉट ए ऑन एन आर्बिट्रेरी फंक्शन साई, पी डॉट ए को वेव फंक्शन साई के ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो पी के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होता है माइनस आई एच क्रॉस नेबुला दिस डेल। इसको एक्सपेंड करें तो डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप लिख सकते हैं। इसको एक्सपेंड करें तो माइनस आई एच क्रॉस और ये टर्म इनसाइड ब्रैकेट इन केस ऑफ दिस एंड डॉट वेक्टर ए साई। ए के तीनों कंपोनेंट्स को लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। तो हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पर आएगा डेल ए एक्स बाई डेल एक्स, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। वन मोमेंट, यहाँ आपका ये होना चाहिए डेल ए जेड इसकी तरह से, यहाँ डेल ए जेड होना चाहिए, सॉरी यहाँ जेड होना चाहिए सबस्क्रिप्ट के रूप में। और दूसरा ए डॉट साई के डेरिवेटिव्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल वाई और डेल साई अपॉन डेल जेड है, तो आई जे के से मल्टीप्लाइड करके हम साई के बदले इतना लिख सकते हैं। तो हमारा ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये ग्रेडियंट ऑफ ए हो गया स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का। सो फॉर दिस वी कैन राइट ग्रेडियंट ऑफ ए, और ये हो गया ए डॉट ग्रेड, ये हो गया आपका नहीं, ये हो गया आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ए डेल डॉट ए, और ये ग्रेडियंट हो गया ग्रेड साई। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम माइनस आई एच क्रॉस डेल डॉट ए साई प्लस ए डॉट माइनस आई एच क्रॉस डेल साई। इसके बदले पी लिख सकते हैं क्योंकि मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आई एच क्रॉस डेल के बराबर होता है, तो इसके बदले हम पी लिखें वेक्टर पी, तो हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा ए डॉट पी साई। साई को फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और आई एच माइनस आई एच क्रॉस को कॉमन ले लिया गया है, तो इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट वी शैल हैव डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पोटेंशियल ए एंड मोमेंटम वेक्टर पी। नाउ चूजिंग द लॉरेंज गेज विच इज divergence of A equal to 0 and phi scalar potential equal to 0। अगर हम इस चीज़ को चूज करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ 0 हो जाएगा, और तब आपका ये A डॉट पी इक्वल टू पी डॉट ए, यहाँ से साइड A डॉट पी को हम P डॉट ए के बराबर लिख सकते हैं, और इसको लिखने पर इस लॉरेंज गेज में ये दोनों चूंकि इक्वल हो जाएगा, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 2A डॉट पी दिस प्लस दिस इक्वल टू 2A डॉट पी, और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा E अपॉन एम सी विद ए माइनस साइन एंड A डॉट पी। A डॉट पी की जगह पर P डॉट ए भी लिख सकते हैं, और बाकी टर्म्स जैसे फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, बाकी टर्म्स आपका एज इट इज यहाँ पर है। और लॉरेंज गेज में फाई इक्वल टू 0 है, तो फाई इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा ये टर्म 0 हो जाएगा। इस तरह से नया हैमिल्टोनियन ये हो गया। और अगर हम अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन को देखें तो उसमें दो टर्म था। अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन में पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी था, तो पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी, इन दोनों के बदले में एच नॉट लिखेंगे, तो बाकी एक टर्म ये, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, इन तीनों टर्म के बदले हम पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन या पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन लिखेंगे। तो टोटल हैमिल्टोनियन आफ्टर इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद atomic electron can be put equal to h naught plus h prime t,
where H0 is unperturbed atomic Hamiltonian and H prime is equal to sum of these three terms. This is time dependent perturbation term because this is function of t. तो एनीथिंग इस आगे बढ़े या कुछ पूछना है इसमें? इस स्लाइड से कुछ पूछना है? No, sir. For a semi-classical treatment of radiation, a square हमारा ये टर्म है, ये नेग्लिजिबल होता है, इसको हम इग्नोर करेंगे और इसको हम इग्नोर कर लेंगे तो हमारे पास दो टर्म, फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ये बचेगा और वो यहाँ पर लिखा हुआ है. For a small perturbation that is in the low intensity limit, H prime can be put equal to sum of these two terms. ठीक है, ये इग्नोर कर लिए. Now for a plain electromagnetic wave of frequency omega equal to c into k, k is propagation constant equal to 2 pi upon lambda and omega is equal to 2 pi into frequency nu. 2 pi कैंसिल हो जाएगा तो आपका c is equal to nu lambda, वही लिखा हुआ है ये omega equal to c के. It is same as c is equal to nu lambda. तो ओमेगा को c इंटू के बराबर लिखें तो टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर पोटेंशियल r, चूँकि ये साइनसॉइडली वेरिंग होता है इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 mod a नॉट एप्सिलॉन cos k डॉट r माइनस ओमेगा t. ये कोसाइन फंक्शन है साइनसॉइडल वेरिएशन के कारण और ये एम्पलीट्यूड का टर्म है. अब कोसाइन फंक्शन को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल, यानी इसको हम एक्सपेंड करके लिखें तो a नॉट एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल i k डॉट r माइनस ओमेगा t और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा a नॉट के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट a नॉट स्टार एप्सिलॉन, क्योंकि रियल नंबर ये है, वैल्यू है, रियल नंबर है तो इसलिए इसमें इतना ही रहेगा स्टार इसका. और एक्सपोनेंशियल ये टर्म यहाँ ये इमेजिनरी ये है तो यहाँ पर माइनस साइन इन दोनों में, यहाँ भी माइनस आई यहाँ भी माइनस आई तो माइनस को कॉमन लेकर के हम एक्सपोनेंशियल टर्म के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को इतना लिख सकते हैं. Now Coulomb gauge condition, which is divergence of A equal to 0. This yields dot product of K and A not equal to 0. और इसका मतलब ये हुआ कि प्रोपेगेशन वेक्टर और एम्पलीट्यूड वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है. इसका मतलब कि प्रोपेगेशन और वेक्टर और आपका जो प्लेन वेव है ये परपेंडिकुलर है. That is vector A lies in a plane perpendicular to wave's direction of propagation. क्योंकि perpendicular है तभी जाकर के इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, वेक्टर A और K, वेक्टर K. Electric field vector and magnetic field vector associated with the vector potential A. Electric field vector हम देख चुके हैं पहले -1/c del A upon del T और वेक्टर B इक्वल टू कर्ल ऑफ A. याद कीजिए वेक्टर B was equal to curl of A and electric field vector was equal to minus grad phi और 1 upon c del A upon del T. तो del A upon del T 0 हो गया तो E की वैल्यू हो गया माइनस डेल फाई, नहीं फाई की वैल्यू 0 था, गलती बोल दिए. यहाँ पर गेज लॉरेंज गेज में फाई की वैल्यू 0 है तो हमारा इसमें ये टर्म 0 हो जाएगा और तब हमारा -1 अपॉन सी डेल ए अपॉन डेल टी दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ई. तो वेक्टर ई -1 अपॉन सी डेल ए अपॉन डेल टी एंड वेक्टर बी इक्वल टू कर्ल ए और ए की वैल्यू हमें यहाँ पर है. इसको यहाँ पर रखें तो 1 अपॉन सी हो जाएगा और इसको तब लिखेंगे ए नॉट एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल टर्म, ये दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म ए नॉट कॉमन हो गया, एप्सिलॉन कॉमन हो गया और डिफरेंशिएट किया हुआ टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये ओमेगा यहाँ पर बाहर आ जाएगा. आई ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया. उसी तरह से वेक्टर ए हमें पता है इक्वल टू दिस मच और इसे हम कर्ल लें. कर्ल में आपका ये हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर लेंगे डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के और इसको इसके साथ में हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मिलता है और उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पर मिलेगा ये आई
के वेक्टर क्रॉस एप्सिलॉन वेक्टर ए नॉट, और ये दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स। एक्सपोनेंशियल टर्म्स में साइन अपोजिट है और एक्सपोनेंट का भी साइन, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है। एंड दिस कैन बी पुट इक्वल टू वेक्टर एन क्रॉस वेक्टर ई, इनके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्योंकि हम वेक्टर एन यहाँ पर है प्रोपेगेशन कांस्टेंट लिखे हैं, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में। और के को हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन सी फ्रॉम हियर, के ओमेगा अपॉन सी, तो के को लिखेंगे के के मैग्नीट्यूड को ओमेगा अपॉन सी, और एन यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर भी यूनिट वेक्टर एन क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बराबर मिलेगा। Now these two relations show that E and B, electric field vector, magnetic field vector, have same magnitude, मॉडुलस वैल्यू दोनों की इक्वल है। ये दोनों रिलेशन से आप देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड लें तो इक्वल हो जाएगा। अब एनर्जी डेंसिटी फॉर सिंगल फोटोन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन के एनर्जी पैकेट के रूप में लें हम, तो एक फोटोन की एनर्जी हमें एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जूल पर मीटर क्यूब में, तो ये हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से ये रिलेशन लिए हैं 1/8 मॉड ई स्क्वायर प्लस मॉड वी स्क्वायर। चूँकि दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई स्क्वायर मॉड ई स्क्वायर, और 2 4 कैंसिल होकर के यहाँ पर 4 हो गया मॉड ई स्क्वायर, और वेक्टर ई की मॉडुलस वैल्यू हम यहाँ से लें, वेक्टर ई की मॉडुलस वैल्यू को हम यहाँ से लें, तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मॉड ए नॉट स्क्वायर, और ये दोनों के बदले हम लिख सकते हैं साइन टर्म में इसको लिख लें, आसानी से आप देख सकते हैं मॉड ई इतना है, इसके बदले हम इसको हम साइन के टर्म्स में लिख लें तो ये इजीली मिल जाएगा। बाकी टर्म सेम है, स्क्वायर कर रहे हैं तो सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर और ए नॉट स्क्वायर और साइन टर्म का स्क्वायर हो गया। Averaging this expression over time, we see that energy of a single photon per unit volume, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी है इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी है h क्रॉस ओमेगा अपॉन v के बराबर होता है, इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 पाई सी स्क्वायर मॉड ए नॉट स्क्वायर, मॉड ए नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये पाई हो गया, और साइन स्क्वायर की एवरेज 1/2 के बराबर होगी, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। तो इससे हम एवरेज एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो हमें इतना मिल रहा है, और एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चूँकि इतने के बराबर होता है इसलिए उसको हम इक्वलाइज कर रहे हैं। इक्वलाइज करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए नॉट स्क्वायर मॉड ए नॉट स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई h क्रॉस सी स्क्वायर, और एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा अपॉन ओमेगा इंटू ई मॉड ए नॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से, which when put into the above equation for a, इसको पुट किया जाए a के इस इक्वेशन में तो मिल जाएगा ये ए नॉट जहाँ पर था, ए नॉट यहाँ पर है, और ए नॉट का मॉडुलस का स्क्वायर इतने के बराबर है, तो ए नॉट इसके स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगा। इस स्क्वायर रूट ए नॉट की वैल्यू इतना हो गया, और देखिए ए नॉट की जगह पर पुट कर लें एप्सिलॉन नॉट ए नॉट एप्सिलॉन, और ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स इस एक का दूसरा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, एप्सिलॉन दोनों में था तो एप्सिलॉन यहाँ पर दोनों से बाहर लिया गया। तो आपको ए नॉट से वैल्यू को रख लेना है, यहाँ पर लेते हैं नाउ दिस गिव्स h प्राइम की वैल्यू कितने के बराबर थी, ये दो टर्म था माइनस सी अपॉन एम सी ए डॉट पी माइनस सी अपॉन एम सी बी डॉट एस। ए के बदले हमें ए की जो वैल्यू मिल रही है अंडर रूट 2 पाई h क्रॉस सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा वी, अंडर रूट दिस मच है, इसके बदले यहाँ पर लिख लिए पावर हाफ, ये टर्म हो गया, और इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट p का
डॉट प्रोडक्ट पी का, और बी डॉट प्रोडक्ट पी हो गया, मतलब हमारा ए के बदले दिस स्क्वायर रूट विच इज हियर, और ये एक्सपोनेंशियल टर्म विच इज हियर, एंड एप्सिलॉन वेक्टर विच इज हियर। पी का डॉट प्रोडक्ट है तो एप्सिलॉन वेक्टर और पी का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, और सेकेंड टर्म माइनस ई अपॉन एम सी बी डॉट एस एज इट इज यहाँ पर रखा हुआ है। Thus, the interaction of an atomic electron with the radiation has the structure of harmonic perturbation. ये जो perturbation है इस टर्म के कारण ये हार्मोनिक टर्म है, साइनसॉइडल टर्म है, तो इस इंटरैक्शन का नेचर हार्मोनिक परटर्बेशन के नेचर के जैसा होगा। और हार्मोनिक परटर्बेशन आपका क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में आप पढ़े होंगे, वही यहाँ पर आगे एक्सप्लेन करना है। हमारा एक टर्म है एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी, और यहाँ पर दूसरा टर्म है एक्सपोनेंशियल प्लस आई ओमेगा टी। तो एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी का जो टर्म है दैट गिव्स राइज टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन ऑफ एनर्जी h cross omega by the atom. That is, absorption occurs when the atom receives a photon from the radiation. दूसरा टर्म एक्सपोनेंशियल प्लस आई ओमेगा टी है। दिस टर्म gives rise to stimulated emission of a photon of energy h cross omega by the atom, which occurs when the radiation gains a photon from the decaying atom. तो एब्जॉर्प्शन के समय क्या होगा कि फोटोन को एटम एब्जॉर्ब करेगा, और स्टिमुलेटेड इमिशन के समय होगा कि एटम जब डिके कर रहा होगा तब के केस में फोटोन को इमिट करेगा। और पहले स्लाइड में हम यही देखे थे कि हमारा सेमी क्लासिकल रेडिएशन थ्योरी इट डिस्क्राइब्स एब्जॉर्प्शन एंड इंड्यूस्ड इमिशन। तो यहाँ पर ये इंड्यूस्ड इमिशन और एब्जॉर्प्शन, इसको ये सेमी क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन किया है। इन स्टिमुलेटेड इमिशन वन स्टार्ट्स विथ वन फोटोन, इंसिडेंट फोटोन, एंड एंड्स अप विथ टू इंसिडेंट फोटोन प्लस द फोटोन given up by the atom. स्टिमुलेटेड इमिशन यहाँ पर दिखाया गया है। एटम हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। एटम आ रहा है यहाँ से, यहाँ पर बी से स्टेट से ए स्टेट में, और फोटोन इस पर इंसिडेंट हो रहा है। फोटोन पर इंसिडेंट होने के कारण ये आ रहा है, तो हमें दो फोटोन मिलेंगे, एक तो ये इंसिडेंट फोटोन और दूसरा इसके एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट डेल्टा ए इक्वल टू एच क्रॉस न्यू, तो न्यू इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच क्रॉस, ये फ्रीक्वेंसी और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, दो फोटोन मिलेगा, एंड दैट इज रिटन हियर। एब्जॉर्प्शन होगा कि लोअर एनर्जी स्टेट में एक एटम है, रेडिएशन जब फोटोन इंसिडेंट हुआ तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया और ये हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। When there are large number of atoms in the excited state, a single photon triggers an avalanche of photons. एक फोटोन बहुत सारे फोटोन्स को जनरेट करता है और लेजिंग एक्शन में ही होता है। स्पॉन्टेनियस इमिशन में हो गए कोई ट्रिगरिंग फोटोन, इस तरह का फोटोन इंसिडेंट कराने की जरूरत नहीं है, ट्रिगरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, फोटोन अपने आप एटम के ट्रांजिशन के कारण यहाँ पर सेंड करता है। सो दिस स्पॉन्टेनियस इमिशन नॉट एक्सप्लेन्ड बाय सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। टू एक्सप्लेन दिस स्पॉन्टेनियस इमिशन वी नीड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। Thus, classical treatment don't account for a spontaneous emission, which occurs even in the absence of external perturbing field. A spontaneous emission is purely quantum effect. Now, considering the small time dependent perturbation H prime, हम इस H prime को consider करें, if the system is initially in state ket I for initial state system का ये है, perturbation is turned on at t equal to 0, perturbation को हमने स्विच ऑन किया, रेडिएशन को हमने इंसिडेंट कराया, the first order perturbation amplitude for finding the system in state ket f for final, and t greater than 0, तो t बराबर 0 पर हम perturbation ऑन किए, इनिशियल स्टेट I ket है, तो फाइनल स्टेट ket f में जो
फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन एम्पलीट्यूड होगा, तो परटर्बेशन थ्योरी के अनुसार AFI1T इसकी वैल्यू 1/h क्रॉस इंटीग्रल I ओमेगा FI T, और ये मैट्रिक्स एलिमेंट, फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट और बीच में इंटरैक्शन हैमिल्टोनियन, और ये इंटीग्रेशन है तो dt प्राइम हो गया, t की जगह t प्राइम लिखा हुआ है। अब आपका h प्राइम आप निकाल चुके हैं पहले, h प्राइम इज इक्वल टू दिस मच और दिस मच, तो h प्राइम की इस वैल्यू को रखेंगे तो हमें ये मिलेगा, स्पिन के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म और हमारा वेक्टर पोटेंशियल और इसके मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म। ठीक है, a डॉट पी और b डॉट एस, तो a डॉट पी और ये b डॉट एस था, तो इसको s डॉट बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट एस होगा, तो b के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कर्ल ए है और ये डॉट प्रोडक्ट और s। फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट और इंटीग्रल। नाउ डेल्टा E इज इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा, डेल्टा E विच इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, h क्रॉस ओमेगा के बराबर हो गया, और उसको इंटीग्रेट हम कर इंटीग्रेटिंग ओवर dt, तो आपका ये इंटीग्रेट करने पर मिलेगा दो टर्म, ये पहला टर्म ये और ये दूसरा टर्म मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू, इसी एक्सप्रेशन को a फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन एम्पलीट्यूड को लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल I ओमेगा FI माइनस ओमेगा t माइनस 1 ओमेगा FI माइनस ओमेगा h क्रॉस, और ये हमारा t डैगर FI, t प्लस FI, और दूसरे टर्म में रहेगा t माइनस FI, t प्लस FI। यहाँ पर ये जो कुछ बहुत सारे टर्म्स आ जा रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर करके t प्लस और दूसरे टर्म को t माइनस FI मैट्रिक्स एलिमेंट के बदले रखा हुआ है। एक मैट्रिक्स और ये दूसरा मैट्रिक्स, TFI प्लस TFI माइनस। TFI plus minus are transition matrices and have the matrix elements for one electron system in a linearly polarized radiation field as। प्लस माइनस दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ से देखेंगे, तो प्लस माइनस की यहाँ पर ये साइन प्लस माइनस आ जाएगा, बाकी टर्म सेम है और स्टेट्स फाइनल एंड इनिशियल सेम है, और माइनस ई अपॉन एम सी सेम है, माइनस ई अपॉन एम सी स्टेट्स फाइनल एंड इनिशियल, और बीच के टर्म में प्लस माइनस दोनों को एक साथ कर लिए, तो ऐसे लिख सकते हैं। नाउ ये हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल I थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई थीटा। एक्सपोनेंशियल I थीटा को लिखे हैं I थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल I थीटा बाई 2, इसको लिख सकते हैं इस टर्म्स में, और 1 को लिख सकते हैं इतने के बराबर e टू द पावर समथिंग e टू द पावर माइनस ऑफ दैट वेरी थिंग, इट विल बी इक्वल टू 1। अब इन दोनों से e टू द पावर प्लस I थीटा बाई 2 को कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा e पावर I थीटा बाई 2 माइनस e टू द पावर माइनस I थीटा बाई 2, जो कि 2i साइन थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाई थीटा। और इसको फिर लिख सकते हैं हम I ये टर्म एंड डिवाइडेड बाई 2 को केवल किए हम थीटा बाई 2 जमा किए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह का कोई एक्सप्रेशन रहे तो मैथमेटिकली उसको इतना लिख सकते हैं, और इसको यूज करके हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल I, हमें पहले जो मिला था ये जो टर्म था एम्पलीट्यूड में, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, केवल ये साइन का फर्क है, माइनस प्लस, तो दोनों साइन को एक साथ इनकॉर्पोरेट करके हम लिख सकते हैं उसके बदले। तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, e टू द पावर I थीटा की जगह पर है ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा टी, एक्सपोनेंट में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से I और एक्सपोनेंशियल के एक्सपोनेंट में I थीटा की जगह पर ये हो गया अपॉन 2, साइन थीटा की जगह पर ये अपॉन 2 हो गया, और डिनोमिनेटर में थीटा अपॉन 2 है, सो दिस इज थीटा अपॉन टी, थीटा की जगह पर ये वैल्यू है। एंड देयरफॉर द ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड AFI-T, हेलो ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड को लिख सकते हैं हम यहाँ से, ए के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पर था, ए के लिए ये एक्सप्रेशन था,
और उस एक्सप्रेशन को हम यहाँ से, ये जो टर्म थे हमारे, ये दोनों में टी एफ आई अपॉन एच क्रॉस है, ये प्लस माइनस टी एफ आई प्लस माइनस एच क्रॉस अपॉन एच क्रॉस, और जो ये टर्म है, बाकी ये टर्म है, इसके बदले हम लिख सकते हैं इतने के बराबर ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू रख लिए, और ये वैल्यू रखने के बाद देखिए वही चीज़ है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला हो गया, और नोमिनेटर इज हियर, डिनोमिनेटर स्लैश दिस, और टी एफ आई प्लस माइनस अपॉन एच क्रॉस। तो जब हमें ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड मिल गया तो उसका मॉडुलस स्क्वायर कर लेंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। एट रेजोनेंस which is at omega equal to plus minus omega fi, तो इसका हम मॉडुलस स्क्वायर ले लेंगे, तो टी एफ आई प्लस माइनस अपॉन एच क्रॉस, इसका स्क्वायर हो गया, मॉड स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और बाकी टर्म हमारा इसका स्क्वायर हो गया। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इस तरह से पी एफ आई हमें ये मिल रहा है, और उस ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड को हमने यहाँ पर दिखाए हैं। इसमें ये जो साइन टर्म है, साइन दिस अपॉन दिस, वो यहाँ पर वाई एक्सिस पर ऑर्डिनेट पर प्लॉट किया गया है, और ओमेगा एफ आई को इस पर एब्सिसा पर प्लॉट किया गया है। यहाँ ओरिजिन 0 है, और इधर की ओर इंक्रीजिंग ओमेगा है, और इधर की ओर डिक्रीजिंग ओमेगा है। तो हमारा जो रेडिएशन मिलेगा उसका प्लॉट इस तरह से रहेगा, माइनस ओमेगा पर और प्लस ओमेगा पर, और ये जो यहाँ पर जो सेपरेशन है ओमेगा का, इसको हम कहेंगे लाइन विड्थ डेल्टा। और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मॉड ए स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू रेजोनेंस पर जस्ट ए की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लें, तो इसमें मिल जा रहा है साइन स्क्वायर ओमेगा एफ आई प्लस माइनस ओमेगा टी अपॉन 2 एंड डिवाइडेड बाई ओमेगा एफ आई प्लस माइनस ओमेगा होल स्क्वायर। इसको y एक्सिस पर और ओमेगा एफ आई को x एक्सिस पे प्लॉट करें, तो हमें यहाँ जो टर्म मिल रहा था निगेटिव साइड में, मॉड स्क्वायर करने पर ये भी इधर की ओर आ जाएगा, पॉजिटिव साइड में निगेटिव टर्म 0 हो जाएगा। तो ये प्लॉट इस तरह का हो जाएगा, ओरिजिन यहाँ पर, और इधर पे प्लस और इधर पे माइनस ओमेगा, सो प्लस ओमेगा हियर, माइनस ओमेगा हियर। दिस द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी is an oscillating sinusoidal function with a period 2 pi upon omega fi. It has an interference pattern and decays rapidly as omega moves away from omega equal to plus minus omega fi. The height and the width of the main peak, this is our main peak, they are proportional to t square and 1 upon t. This height is proportional to t square because this peak is at t square by 4, so height proportional to t square, and width, this width is proportional to 1 upon t, t being the interaction time of electron with the radiation field, that is time during which electromagnetic field is on. Transition peaks are maximum either at omega fi equal to minus omega here, or at omega fi equal to plus omega here. That is, probability of transition is maximum when the frequency of perturbing field omega equal to plus minus omega fi. तो अब एब्जॉर्प्शन ओमेगा एफ आई ग्रेटर देन 0, आपका पी एफ आई की वैल्यू इतना मिल जाएगा, यहीं से यही चीज़ लिखा हुआ है, और ओमेगा एफ आई लेस देन 0 हो जाएगा, तो आपका ये प्लस साइन की जगह पर ये माइनस टी एफ आई माइनस हो गया इमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग यहीं से। तो एब्जॉर्प्शन के समय ओमेगा एफ आई मोर देन 0 है, मैट्रिक्स आपका टी प्लस साइन लेना है, और इमिशन के समय ओमेगा एफ आई लेस देन 0 है, मैट्रिक्स में आपका ये माइनस साइन सुपरस्क्रिप्ट में। ट्रांजिशन फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल स्टेट एफ आई। नाउ लाइन विड्थ, इट इज द विड्थ ऑफ द मेन पीक एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये जो इंटेंसिटी है का पीक है, इसका हाफ यहाँ पर आएगा, तो यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेल्टा ओमेगा होगा उसको कहेंगे लाइन विड्थ। इट्स क्वांटम एनालॉग इज इनिशियल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन।
जैसे यहाँ पर स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है, डेल्टा ई इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा, और यहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इमिशन हो रहा है, हायर एनर्जी स्टेट से फाइनल में आ रहा है, इनिशियली हायर एनर्जी स्टेट में इसलिए ई आई लिखा हुआ है, फाइनली लोअर एनर्जी स्टेट में इसलिए ई एफ लिखा हुआ है। यहाँ इनिशियली एब्जॉर्प्शन में लोअर एनर्जी स्टेट में सिस्टम रहेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाएगा, तो ये फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो ये ई एफ आई ई आई यहाँ उल्टा है उसका। Thus, the effect of time-dependent perturbation of the quantum system is to absorb this or emit this radiation quantum, which is photon, by absorb the corresponding by or emission corresponding from the system as a result of electronic transition. For a strictly monochromatic field, these transition probabilities depend strongly on the difference omega minus mod omega fi and leads to non-stationary transition rate. A transition probability that is linear in time, constant transition rate is obtained if one considers the transition from initial state ket I to a continuum of final state ket f. In this case, the transition rate is obtained by using Fermi-Golden rule, which is this. ओमेगा एफ आई डी पी अपॉन डी टी, और आपका ये मैट्रिक्स एलिमेंट का स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई रो, ई एफ की वैल्यू आपका ई आई प्लस माइनस फाइल एनर्जी इक्वल टू, अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो रहेगा प्लस साइन, इमिशन हो रहा है तो यहाँ पर माइनस साइन रहेगा। रो है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स, दिस रो। सिमिलरली व्हेन द रेडिएशन फील्ड इज नॉट मोनोक्रोमैटिक, यानी ओमेगा की एक सिंगल वैल्यू नहीं है, स्पेक्ट्रम है, बट रेदर कंटेन्स ए स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, द ट्रांजिशन रेट इज गिवन ओमेगा एफ आई आपका मिलेगा 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर यू ओमेगा एफ आई, दिस इज यू, एम स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा एफ आई, एंड दिस मैट्रिक्स एलिमेंट बिटवीन स्टेट्स एफ एंड स्टेट एंड आई। ket I, ket f are initial and final states. They are discrete, and plus and minus sign here correspond to absorption and induced emission respectively. So this was about semi-classical theory of radiation, और हमने यहाँ पर स्लाइड नंबर 16 तक आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा टफ है बाकी से टॉपिक से, तो यहीं पर हम क्लोज कर रहे हैं 16 पर। अगला टॉपिक आएगा मल्टीपोल रेडिएशन, तो जो हमें आगे देखना है उसको हम